होती है उनकी साइलेंस हो जाती है बाय द डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, क्या होता है? मैम जो स्पेसिफिक एमआरएनए होती है उनकी साइलेंसिंग हो जाती है बाय द डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जब हम स्पेसिफिक जीन्स ऑफ द मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं टोबैको प्लांट में। क्या होता है? फिर से बताओ थोड़ा, सुनो, ध्यान नहीं दिया था मैंने। मैम जब हम जो निमेटोड है मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा उसके जो स्पेसिफिक जीन्स हैं उनको जब हम टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसमें जो है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, जो जब जो स्पेसिफिक एमआरएनए होता है मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा का उसको साइलेंस कर देता है। हाँ, ये तो प्रोसेस है। मैं पूछ रही हूँ आरएनए इंटरफेरेंस। माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस दिख मैम। रही है सबको? चलो, जो बेटा बता रहे हो वो तो प्रोसेस बता रहे हो स्पेसिफिक कि कैसे किया आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस है क्या आपका? जीन मैम एडिशन और जीन साइलेंसिंग। सब्ट्रैक्शन, मैम जीन सब्सट्रैक्शन। है ना? जीन के इफेक्ट को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो किसको किया है बेटा यहाँ पे? एमआरएनए के इफेक्ट को। ठीक है, हाँ, एमआरएनए को क्या कर दिया है यहाँ पे? म्यूट कर दिया है ना? जिससे कि क्या होगा, फर्दर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, और ये प्रोटीन नहीं बनेंगे तो क्या होगा आपका? प्रोटीन नहीं बनेंगे तो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं नहीं। होंगे, है ना? ये हमने किस उसमें पढ़ा था? एग्रीकल्चर फील्ड में पढ़ा था। किस चीज के लिए? पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, है ना? निमेटोड्स के जो इन्फेक्शन हो रहे थे किसमें? टोबैको के रूट्स में, उसके लिए पढ़ा था। इसी सेम चीज को आज हम एक और अलग क्रॉप के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? सेम चीज को किसके साथ पढ़ने वाले हैं? अलग क्रॉप के साथ, ठीक? तो यहाँ पे देखो, यहाँ बेसिकली हमने क्या किया, एक ट्रांसजेनिक प्लांट लिया। मतलब हमें एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना था, किसका? टमाटो का। ठीक है, तो टमाटो में क्या होता है, जब भी हम टमाटो खरीदने जाते हैं तो किस तरह का टमाटो सेलेक्ट करते हैं? जब भी सिलेक्शन की बारी आएगी तो किस तरह का टमाटो सेलेक्ट करोगे? जो क्या हो? टाइट हो, है ना? रेड हो, राइपन हो, लेकिन कैसे हो? टाइट हो। जो बहुत ज्यादा ओवर राइपन हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत पल्पी होते हैं, वैसे वाले टमाटर क्या किए जाते हैं? साइड में निकाल दिए जाते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है? वेस्टेज ऑफ टमाटो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर ओवर राइपन है तो क्या खरीदेगा? कोई भी नहीं नो खरीदेगा। मैम। तो उससे क्या होता है, जो वेंडर्स होते हैं या फिर जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है, वहां पे क्या होता है? टमाटो का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या देखा गया कि ये जो राइपनिंग होती है टमाटो की, ठीक है, ये जो टमाटो की राइपनिंग होती है वो किससे होती है? आपकी पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज, एक एंजाइम पाया जाता है टमाटर में, जो क्या होता है आपका? पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। ये कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, साइंटिस्ट ने देखा और ये पाया कि ये जो कंपाउंड है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ टमाटो। तो ये जो एक्स्ट्रा राइपनिंग हो रही है और शॉर्टनिंग कर दी जाती है टमाटो की, और क्या हो जाता है? वो वेस्ट हो जाता है। इसको रोकने के लिए क्या करें? तो इन्होंने सोचा कि ये जो आरएनए होगा, इसका ये जो जीन है, इसको हम क्या कर दें? जो ये वाला आरएनए बना रहा है उसको क्या कर दें? हम साइलेंस कर दें, आरएनए इंटरफेरेंस करा दें। ठीक है, तो हमने जीन को क्या कर दिया? कौन से वाले जीन को? जो क्या कोड कर रहा था आपका? पॉलीगैलेक्टो यूरेनेज। क्या आपका कर रहा था? पॉलीगैलेक्टो यूरेनेज। ठीक है, तो क्या किया है यहाँ पे? इसको साइलेंस करा दिया गया। और साइलेंस किस टेक्निक से कराएंगे? किस टेक्निक से कराएंगे? आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? इससे होगा क्या? क्या होगा इससे? मैम स्पेसिफिक मैम जो आरएनए होगा जो डिजीज कॉज कर रहा है उसका डिग्रेड हो जाएगा। बेटा डिजीज कोई कॉज ही नहीं कर रहा है, वहां पे कर रहा था, पेस्ट था ना। अब देखो, अभी तक हमने क्या किया था? थोड़ा सा सुनो, तुम लोग समझे ही नहीं। अभी हमने पिछले क्लासेस में जो पढ़ा, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था? बायो, क्या बनाया था? आपका इंसेक्टिसाइड्स बनाया था। ठीक है, बीटी कॉटन में क्या इंट्रोड्यूस किया था? बायो इंसेक्टिसाइड्स। जबकि हमने जब नेमेटोड्स वाला हुआ था टोबैको में इन्फेक्शन, तो क्या बनाया था? बायो पेस्टिसाइड्स बनाया था, नेमेटोड्स से हो रहा था इन्फेक्शन। ठीक है, अब हम किस पे वर्क करने जा रहे हैं? हमारा शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने में। फूड है, ठीक है, फूड है हमारा। अगर हम फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दें, अगर हम फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दें, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करना क्या होता है कि अगर कोई चीज 2 दिन चलने वाली थी और वो 1 वीक चल रही है, तो वेस्टेज कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?
वेस्टेज कम हो Yes, जाएगा ma'am. कि नहीं हो जाएगा, है ना। आप मान लो, एक एग्जांपल लो, आप 1 kg टमाटो लेकर आए, ठीक है, तो क्या आप एक ही दिन में उसका कंजप्शन कर लोगे? नहीं कर सकते, ठीक है, चलो 1 वीक लगा, तो अगर वो चीज 1 वीक तक चल रही है तब तो इट इज वेरी गुड, देन इट इज वेरी फाइन ना, कि आपने क्या किया, उसको क्या करोगे, रख के यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो 1 kg था, तो और वो 2 दिन की शेल्फ लाइफ थी, तो क्या 2 दिन में पूरा यूज कर पाओगे? नहीं होगा No, यूज, तो ma'am. वेस्टेज हो जाएगा। तो क्रॉप के साथ भी तो यही हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन शेल्फ लाइफ उतनी नहीं है, तो वेस्टेज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। आ रही है बात समझ में? तो अगला फोकस हमने क्या किया, बायो पेस्टिसाइड्स बना लिए, ठीक है, और बायो इंसेक्टिसाइड्स बना लिए। अगला फोकस हमने दिया कि ऐसा क्या करें कि शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे एक क्रॉप थी हमारी, कौन सी, टमाटो की, और टमाटो में हो जाती है राइपनिंग, ठीक है। तो जब ओवर राइपनिंग हो जाती है, बहुत एक्स्ट्रा सॉफ्ट टमाटो हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं आपके, इट इज यूजलेस हो जाएंगे, उसका यूज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या किया गया, यहाँ पे देखा गया, फाइंड आउट किया गया कि राइपनिंग करवा कौन रहा है एक्चुअल में, ठीक है। क्या फाइंड आउट किया गया कि राइपनिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल कौन है राइपनिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो क्या पाया गया कि एक प्रोडक्ट पाया जा रहा है, एक कंपाउंड पाया जा रहा है आपका, ठीक है ना। तो किसकी वजह से हो रहा है आपका, ड्यू टू पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज, पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज, ठीक है। ये क्या है आपका, ये एक क्या है, चलो बताओ ये है क्या, पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज क्या है, Ma'am, enzyme. एंजाइम है। क्यों, जिनको नहीं पता है जानो, कहीं पे भी एज वर्ड आएगा Yeah. आपका लास्ट में, वो क्या होगा, आपका एंजाइम होगा, ठीक है। तो ये एक एंजाइम है जो पाया जाता है टमाटर में, और कर क्या रहा है आपका, क्या कर रहा है ये, Ripening. राइपनिंग करवा रहा है, ठीक है। तो आइडिया क्या आया कि अगर ये राइपनिंग वाले जीन को हम साइलेंस कर दें तो एक्स्ट्रा राइपनिंग नहीं होगी फिर, है ना, शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या किया यहाँ पे, साइलेंस कर दिया, किसको, जीन को, कौन से वाले जीन को, मैम जो क्या इनकोड कर रहा था, मैम राइपनिंग Ripening. ये पॉलीगैलेक्टो यूरिन यूरिनेज, ठीक है, वो वाले मैम जीन को, यस, मैम ये सिर्फ राइपनिंग को ही कर देगा, मतलब साइलेंस, या फिर ओवर राइपनिंग को हाँ, करेगा? ओवर राइपनिंग को, ठीक है। उतना ज्यादा राइप नहीं होगा, राइप तो होगा लेकिन क्या रहेगा, हार्ड रहेगा। जो सॉफ्टनेस आ रही थी ना, ओवर राइपनिंग आ रही थी, उसको क्या कर दिया यहाँ पे आपने, साइलेंस कर दिया। तो अब किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे ये प्रोसेस, आपकी किस RNA प्रोसेस के थ्रू interference. करेंगे, बाय आरएनए इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस को आपका कैपिटल में आरएनए लिख के क्या करते हैं, स्मॉल में आई लिखते हैं, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, क्यों किया इतनी मेहनत, अब हुआ क्या यहाँ पे, To increase the जो shelf life. आपकी शेल्फ लाइफ थी वो इंक्रीज हो गई। मतलब अगर ये आपका 3 दिन चलने वाला था, तो अब क्या हो जाएगा आपका, 3 से ज्यादा 1 दिन हफ्ते चले चल जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ टमाटो, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया। अब देखो, अब ध्यान दिया होगा, जितना ओवर राइपनिंग वाले टमाटोज हो जाते हैं उनका फ्लेवर भी क्या हो जाता है, चेंज हो खराब जाता है। तो नाम इसलिए क्या दे दिया गया इसका, फ्लेवर सेवर, मतलब इसके फ्लेवर को सेव कर दिया, ठीक है। नाम क्या दे दिया गया इसका, फ्लेवर सेवर, फ्लेवर को सेव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक और एप्लीकेशन हो गया आपका टमाटोज में। और किसका क्या यूज किया यहाँ पे, आरएनए इंटरफेरेंस। वहां पे आरएनए इंटरफेरेंस करके क्या बनाया था, बायो इंसेक्टिसाइड, सॉरी पेस्टिसाइड्स बनाया था। यहाँ पे क्या बना रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या बना रहे हैं, Transgenic tomato. है ना, यहाँ पे क्या किया, उसके फ्लेवर को, हाँ, ट्रांसजेनिक टमाटोज बनाए, ठीक है। यहाँ कुछ इंसेक्ट को हटाया नहीं है, पेस्ट को हटाया नहीं है, क्या किया, उस यहाँ पे आपका फ्लेवर को सेव कर दिया, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है जितना भी न्यूट्रिशन है हमको हमको किससे मिलता है, जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनसे ही हमको न्यूट्रिशन मिलता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूट्रिशनल जो आपकी क्वालिटी होती है, अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, न्यूट्रिशनल जो आपकी क्वांटिटी होती है अगर उसको, या क्वालिटी होती है अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए, तो क्या होगा,
जो डिफिशियंसीज हो रही हैं और उनसे जो प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं, मल न्यूट्रिशन हो रहे हैं, उनको काफी हद तक क्या किया जा सकता है, यहाँ पे रोका जा सकता है, उस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। क्योंकि मल न्यूट्रिशन से क्या होता है, बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, अब नेक्स्ट फोकस किस फील्ड पे किया गया, एग्रीकल्चर में ही, कि भाई न्यूट्रिशन को इनहांस किया जाए, न्यूट्रिशनल वैल्यूज को बढ़ाया जाए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, आप यहाँ पे पीटर बेयर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इस पे वर्क किया था। राइस क्या होती है बेटा, हमारी स्टेपल क्रॉप होती है ना, मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं, राइस को एज अ फूड सोर्स लेते हैं, स्टेपल क्रॉप है, ठीक है, स्टेपल डाइट में यूज किया जाता है इसको। तो उन्होंने क्या किया कि राइस में पाया क्या जाता है, आपका क्या पाया जाता है राइस में, बताओ। विटामिन ए। अच्छा, राइस में विटामिन ए पाया जाता है, तो फिर गोल्डन राइस क्यों बना है। राइस में क्या पाया जाता है, मैं पूछू, कार्बोहाइड्रेट, इट इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, राइस का जो सोर्स होता है आपका एनर्जी का, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन ये क्या होता है, स्टेपल डाइट में यूज किया जाता है। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि अगर इसमें हम कुछ ऐसा डाल दें कि ये विटामिन ए को सिंथेसाइज करने लगे और विटामिन ए बनाए, तो फिर क्या हो जाएगा, जो लोगों में प्रॉब्लम आ रही है कि डिफिशियंसी आ रही है विटामिन ए की, जिससे क्या हो रही है, क्या होता है विटामिन ए की डिफिशियंसी से, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। तो जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनको क्या हो जाए, उससे टैकल किया जाए। तो क्या किया इन्होंने, आपके एक साइंटिस्ट थे, कौन, पीटर बेयर, ठीक है, इन्होंने वर्क किया था इसमें, पीटर बेयर ने। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने क्या लिया, कौन सी क्रॉप ली इन्होंने, राइस, क्या बोलते हैं इसको साइंटिफिकली, ओरिजा सेटाइवा। ठीक है, राइस की क्रॉप ली, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्टेपल फूड है, ठीक है, खाया जाता है सब जगह। कोई और क्रॉप ले लेते तो कुछ लोग खाते, कुछ लोग नहीं खाते, है ना, लेकिन राइस एक ऐसी चीज है कि हर जगह खाया ही जाता है। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक जीन लिया, कौन सा जीन लिया, ऐसा जीन लिया जो किसको बनाता है, प्रोडक्ट क्या होता है इसका लास्ट में, विटामिन ए। तो इन्होंने बीटा कैरोटीन जीन लिया, जीन का नाम क्या था आपका, बीटा कैरोटीन। ठीक है, जीन का नाम याद रखना, क्या नाम था आपका जीन का, बीटा कैरोटीन। इन्होंने बीटा कैरोटीन का जीन लिया और क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया, कहाँ, राइस में। ठीक है, राइस के प्लांट में किसको इंट्रोड्यूस कर दिया आप, इन्होंने बीटा कैरोटीन जीन को। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो राइस है उनमें क्या होने लगेगा, बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन होने लगेगा और विटामिन ए का सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब ये जीन लिया कहाँ से, ये क्वेश्चन आता है, ले तो लिया बीटा कैरोटीन का जीन, लेकिन कहीं ना कहीं से क्या किया होगा, एक्सट्रैक्ट किया होगा। तो एक्सट्रैक्टेड द जीन फ्रॉम डैफोडिल। ठीक है, extracted the gene from daffodils। ठीक है, कहां से किया इसको, डैफोडिल से एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, अब इसका नाम भी लिख लो, क्या होता है, नार्सिसिस स्यूडो नार्सिसिस। ठीक है, इसका नाम क्या होता है आपका, नार्सिसिस एसयूएस ना, स्यूडो नार्सिसिस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, नार्सिसिस स्यूडो नार्सिसिस क्या है आपका, डैफोडिल का प्लांट होता है, जहां से एक्सट्रैक्ट किया बीटा कैरोटीन और उसको किस में डाल दिया, राइस में इंट्रोड्यूस करा दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये बीटा कैरोटीन है, ठीक है हमारे पास बीटा कैरोटीन, इंट्रोड्यूस कहाँ कराना है हमको, राइस में। ठीक है, कहाँ कराना है, राइस में। कैसे कराएंगे बेटा, जल्दी से बता दो, कैसे कराएंगे, मैम एग्रोबैक्टीरियम। यस एग्जैक्टली, प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट में वेक्टर कौन सा है हमारा, वाया एग्रोबैक्टीरियम। किसके थ्रू करवाएंगे, एग्रोबैक्टीरियम। कौन सा प्लाज्मिड होता है यहाँ पे, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, तो वाया एग्रोबैक्टीरियम हमने क्या किया, इसका जीन राइस में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब इंट्रोड्यूस करा दिया तो क्या बनेगा, क्या बनेगा इंट्रोड्यूस के बाद,
विटामिन ए Which rice? इनरिच्ड राइस। ठीक है, कैसा राइस बन गया आपका? विटामिन ए वाला। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये इनको गोल्डन राइस क्यों बोला? क्योंकि ये जब आपका कैरोटीन जो होता है, बीटा कैरोटीन, ये किस कलर का, ये येलो कलर का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसकी वजह से ये जो क्रॉप है वो पेल येलो कलर की हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गोल्डन राइस। ठीक है, ऐसा नहीं कि सोने के चावल है। ठीक है, इसलिए इनका नाम गोल्डन राइस क्यों रखा? कलर, नॉर्मल राइस कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन जब बीटा कैरोटीन डाला गया तो इन्होंने एक लाइट येलो कलर क्या किया, प्लांट को दे दिया। तो अब ये जो राइस बने, ठीक है, राइस का कौन सा पार्ट खाते हैं हम? विच पार्ट इज एडिबल ऑफ राइस? जल्दी बताओ। यस, सीड है ना। एडिबल पार्ट कौन सा होता है? सीड। तो सीड में कलर कौन से आ गए आपके? येलो कलर। ठीक है, और किसकी वजह से कलर ये आपका आया यहाँ पे येलो कलर? ड्यू टू बीटा कैरोटीन। ठीक है, क्योंकि बीटा कैरोटीन क्या करता है आपका? येलो कलर सिंथेसाइज करता है, येलो कलर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा? गोल्डन राइस बन गया। और वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहेंस की गई है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अब देखो आपका एक और है नेक्स्ट प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड, नाम है हीरुडिन। ठीक है, अब ये हीरुडिन है क्या? आपके काफी सारे क्या होते हैं, मेडिसिनल लीच होते हैं। ठीक है, मेडिसिनल लीच जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं, और उनकी सलाइवरी ग्लैंड जो होती है उसमें क्या पाया जाता है? कुछ ऐसे एंटी कोगुलेंट पाए जाते हैं जो ब्लड को जमने नहीं देते। ठीक है, कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड का जम जाना। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना खून का थक्का बनना। ठीक है, ब्लड का, जैसे हमको चोट लगती है तो क्या होता है? थोड़ी देर में चोट लगी, ब्लड फ्लो हुआ, और थोड़ी देर बाद क्या होता है? ब्लड उसी जगह पे जमने लग जाता है। होता है ऐसा? ठीक है, तो ब्लड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्या होने लगेगा? कोगुलेट होता है, जम जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखा गया? मेडिसिनल लीच होती है, वो मेडिसिनल लीच के सलाइवरी ग्लैंड में कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या होते हैं? एंटी कोगुलेंट होते हैं। दैट मीन्स वो क्या करते हैं? ब्लड को जमने नहीं देते। तो ये जो आपका, ये उनमें तो नेचुरल एंटी कोगुलेंट पाया जा रहा है। ठीक है, नेचुरल एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो हीरुडिन है क्या आपका? हीरुडिन क्या है आपका? नेचुरल एंटी कोगुलेंट है। पहली चीज तो ये है क्या बेटा? नेचुरल एंटी कोगुलेंट है। ठीक है, मतलब क्या करेगा? एंटी मतलब रोकना, है ना, अगेंस्ट मतलब जमने से। तो रोकने से क्या कर रहा है ये? अरे जमने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। ठीक है, तो ये एंटी कोगुलेंट है। पाए कहाँ जाते हैं आपके? मेडिसिनल लीच में। कहाँ पाए जाते हैं आपके? मेडिसिनल लीच में। लीच के किस पार्ट में? सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, कहाँ पे पाए जा रहे हैं? सलाइवरी ग्लैंड में पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि अच्छा, अगर ऐसा कोई एंजाइम है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो इनहिबिट कर रहा है कोगुलेशन को, तो भाई हम भी सर्जरी वगैरह में यूज कर सकते हैं ना। काफी सारे जो हार्ट वगैरह की सर्जरी होती है जहाँ पे क्या होता है? ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा एंटीकोगुलेंट मिल गया तो हम उन ब्लॉकेजेस वगैरह पे क्या कर सकते हैं? कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो यूज देखो, कहते हैं हिंदी में एक फ्रेज होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी कहा जाता है। ठीक है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब किसी चीज की जरूरत होगी तो हम इन्वेंट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो जरूरत क्या है यहाँ पे समझ गए? ये समझ में आई कि अगर इस तरह का कोई एंटी कोगुलेंट मिलता है तो हम मेडिसिनल इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर्जरी वगैरह में। तो क्या करें? अब या तो दो ही तरीके थे कि या तो लीच से क्या करें? इसको एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, एक तरीका क्या था कि इसको लीच से एक्सट्रैक्ट करें और फिर करें। लेकिन जब हम मेडिसिनल पर्पस के लिए किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो क्वांटिटी क्या चाहिए हमको बेटा? ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो आइडिया तो यहाँ देखो एक ऑर्गेनिज्म से लिया गया है आपके। ठीक है, मेडिसिनल लीच से लिया गया, लेकिन इसको बनाया कैसे गया? सिंथेटिक बनाया गया। बनाया कैसे गया?
सिंथेटिक बनाया गया। तो क्या किया गया, जो आपका हिरिडिन था उसको पहले केमिकली सिंथेसाइज किया गया। क्या किया गया, पहला स्टेप केमिकली सिंथेसाइज्ड किया गया इन विट्रो, ठीक है, केमिकली सिंथेसाइज्ड। आइडिया तो यहीं से लिया गया लेकिन यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो कैसा किया गया, पहले इसको केमिकली सिंथेसाइज्ड कर लिया, ठीक है। जब ये केमिकली सिंथेसाइज्ड हो गया तो इसको क्या किया, इंसर्ट करवाया, कहाँ, एक क्रॉप में, ठीक है, एक प्लांट में इंसर्ट करवा दिया। कहाँ, एक प्लांट लिया ब्रासिका नैपस का, ठीक है, क्या लिया, एक प्लांट लिया ब्रासिका नैपस, ठीक है। कौन सा प्लांट लिया, ब्रासिका नैपस का। अब इसके अंदर डाल दिया। तो देखो एग्रीकल्चरल फील्ड में पहुंच गए वापस से हम, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का ही अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो ब्रासिका नैपस में इसको इंट्रोड्यूस कराया। अब किसके थ्रू कराया होगा बेटा, करा दिया, जल्दी से बताओ। क्या एग्रोबैक्टीरियम। यूज किया होगा, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। क्या यूज किया यहाँ पे, एग्रोबैक्टीरियम। बाय एग्रोबैक्टीरियम। चलो एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू इसको करा दिया। अब क्या होगा, ये प्लांट है तो यहाँ पे बनेंगी बहुत सारी सीड्स, ठीक है। प्लांट का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगी, यहाँ पे बहुत सारी सीड्स। और इसी सीड में क्या पाया गया, इसी सीड में क्या पाया गया, आपका हिरिडिन, ठीक है। आपके इसी सीड में हिरिडिन पाया गया। मतलब ये जो हिरिडिन डाला गया था वो कहाँ जा करके आपके फॉर्मेशन किया, सीड्स में। तो अब सीड्स निकाल लिया, इसको आइसोलेट किया और क्या कर लिया, अगला स्टेप क्या किया, आइसोलेट एंड प्यूरिफाई, ठीक है। आइसोलेट एंड प्यूरिफाई, आइसोलेट करके प्यूरिफाई कर लिया किसको, हिरिडिन को, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यूज करेंगे, ठीक है। क्या किया, यूज इन सर्जरी, सर्जरी वगैरह में यूज किया। और कहाँ करेंगे, अदर अदर मेडिसिनल पर्पस जहां पे आपको एंटीकोगुलेंट की जरूरत होगी, ठीक है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, नो मैम। क्लियर है, ठीक है। हिरोडिन कर लिया, क्या है, एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, इसको इंसर्ट करवा दिया ब्रासिका नैपस में और फिर क्या करा दिया, वाया एग्रोबैक्टीरियम करवाएंगे टीआई प्लाज्मिड से। इसकी सीड्स जो बनी फर्टिलाइजेशन के बाद उनसे आइसोलेट एंड प्यूरिफाई कर दिया हिरोडिन को। इज इट क्लियर, यस मैम। ठीक है। चलो ये हो गया आपका, ये क्या है आपका, अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ रहे थे, एग्रीकल्चर फील्ड में। ये सारी जितनी चीजें पढ़ी हमने कहाँ पढ़ी, एग्रीकल्चरल फील्ड में, ठीक है। सारी चीजें क्या क्या पढ़ी हैं, क्या बनाया था सबसे पहले, यस, क्या था बीटी कॉटन, क्या था बीटी कॉटन, बायो इंसेक्टिसाइड इंट्रोड्यूस किया था कॉटन प्लांट में, ठीक है। बायो इंसेक्टिसाइड बनाया, फिर क्या बनाया मैम, आरएनए इंटरफेस से हमने बायोपेस्टिसाइड बनाया, बायोपेस्टिसाइड बनाया, यस। फिर क्या बनाया, फिर शेल्फ लाइफ इंक्रीज करी फ्लेवर सेवर में, फिर क्या किया, न्यूट्रिशनल वैल्यूज को इनहेंस किया गोल्डन राइस में, फिर क्या किया, हिरोडिन बनाया विच इज एंटीकोगुलेंट। तो प्लांट के थ्रू ही मेडिसिन तक गए, ठीक है। इसलिए वो एग्रीकल्चर में ही बेटा हमने लिया, ठीक है। आइडिया हमने लिया था किससे, मेडिसिनल लीफ से आइडिया लिया था, लेकिन केमिकली बनाया और फिर उसको प्लांट में डाला और फिर क्या कर दिया, डालने के बाद उससे जो प्यूरिफाई किया हिरोडिन को और फिर सर्जरी वगैरह में यूज किया गया। इसका क्लियर है ये, ठीक है। अब मेडिसिन के केस में आए तो क्या बनाएंगे, मेडिसिन के केस में आएंगे तो क्या बनाएंगे, ड्रग्स बनाएंगे, ठीक है। मेडिसिन में क्या बनाएंगे, ड्रग्स बनेगी, या फिर आपकी थेरेप्यूटिक्स जो होते हैं उनमें कुछ ना कुछ हम यूज करेंगे, ठीक है। कि किसी भी डिसऑर्डर से या डिसीज से क्या है, ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या करेंगे, बायोटेक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अभी एक बात बताओ, फार्मास्यूटिकल्स तो बना ही रहा था, फार्मास्यूटिकल्स तो ड्रग वगैरह बना ही रहा था, तो फिर बायोटेक का इन्वॉल्वमेंट क्यों किया, ठीक है। भाई फार्मास्यूटिकल्स अपने काम कर रहा था, वो बना रहा है, ठीक है, तो बायोटेक का इन्वॉल्वमेंट क्यों हुआ, फिर इसको उसकी एप्लीकेशन में क्यों पड़ रहे, क्योंकि बेटा देखो
हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, हमको क्या चाहिए होता है, एक लार्ज स्केल पे चीजें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो एम था वो क्या था, हाई क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हमको तो कैसा चाहिए, हाई क्वांटिटी प्रोडक्ट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, हाई क्वांटिटी प्रोडक्ट यस चाहिए कि ज्यादा सा हो, लार्ज स्केल पे हो। तो इसलिए क्या करना पड़ा, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना पड़ा। दूसरा, कोई भी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऐसा बने कि देखो, जब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो क्या होता है, हमारी बॉडी में पाया जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, और हर एक का इम्यून सिस्टम क्या होता है, दूसरे के इम्यून सिस्टम से डिफर होता है ऐसा। ठीक है, यस तो मैम। हमको कुछ भी ऐसा ड्रग चाहिए, अगर हम कुछ ऐसा ड्रग ले लें जो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ कॉम्पिटेंट नहीं होगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो ड्रग एज अ एंटीजन रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। क्या होता है एंटीजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी बाहरी चीज आपकी बॉडी में आएगी तो हमारी बॉडी उसको एकदम क्या होती है, अलार्म देती है, पहचानती है कि अरे ये तो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये बाहर का है। तो क्या करती है, डिफेंस करती है ना। जैसे हम क्या करते हैं, गेट कीपर होता है, क्या करता है, पहचानता है लोगों को, अच्छा अगर फैमिलियर है तो क्या करेगा, अंदर आने देगा, अदरवाइज वहीं पे रोकेगा। और कोई जबरदस्ती आने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, डिफेंस करेगा, है ना, बचाव करेगा, अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, और कोई अगर अंदर आ गया है तो फिर क्या करेगा, उससे फाइट करेगा। ठीक है, तो यही चीज बॉडी के अंदर चल रही है। अब हमको चाहिए कि कोई भी चीज अगर ऐसी आ गई जो बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है और हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ कॉम्पिटेंट नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उससे फाइट करने लगेगा, तो फायदा देने की जगह उल्टा क्या होने लग जाएगा, नुकसान होने लग जाएगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप क्या किया जाता है, चेक करके दिया जाता है ना। ब्लड ग्रुप क्या किया जाता है, चेक करके दिया जाता है। ये जो ए बी ए हैं वो क्या है, आपके एंटीजेंस होते हैं। ठीक है, अब अगर ए वाले एंटीजन को बी वाली बॉडी में दे दिया जाएगा तो बी वाला तो बी को ही पहचानता है, वो क्या करेगा, ए वाले को डिफेंस करने की कोशिश करेगा, है ना। तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अगला हमारा मोटो क्या था, एक तो आपका हाई क्वालिटी और सॉरी हाई क्वांटिटी, क्वालिटी तो हाई होगी। ठीक है, क्वांटिटी आपकी हाई होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए आपका, इम्यूनो, आपका इम्यूनो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इम्यूनो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, इम्यूनो कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। फिर सेफ होना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी पर्पस देखेंगे तो इन सारी चीजों की वजह से जो मेडिसिनल फील्ड है उसमें हमने क्या किया, बायोटेक को इंट्रोड्यूस किया। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो आपके 30 जो ये थेरेप्यूटिक जीन्स हैं वो क्या किए गए, अप्रूव कर दिए गए, जिसमें से 12 जो हैं वो इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, 30 आपके थेरेप्यूटिक्स क्या है यहाँ पे, अप्रूव्ड है। ठीक है, 30 आपके क्या है, इससे क्वेश्चन आ सकता है इसलिए ये की पॉइंट है, अप्रूव्ड है। एंड 12 इनमें से क्या है आपके अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, ठीक है, मार्केट में आपके क्या है अब क्या क्या होते हैं, क्या बनाते हैं, इंसुलिन नाम सुना होगा सबने। ठीक है, इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ये सारे क्या आपके थेरेप्यूटिक्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो बना करके क्या किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहला थेरेप्यूटिक में नाम लिया मैंने इंसुलिन का, तो इंसुलिन पढ़ते हैं। ठीक है, इंसुलिन है क्या आपका, मैम हार्मोन है। क्या हार्मोन है, क्या करता है पता है, मैम ब्लड जो ग्लूकोज हमारी लेवल को मेंटेन पैंक्रियाज करता होती है, यस, कहाँ पे पाया जाता है, पैंक्रियाज में। है। ठीक है, पैंक्रियाज से सिक्रेट होने वाला एक हार्मोन है। करता क्या है, जो ब्लड में शुगर लेवल होता है उसको क्या करता है, क्या नॉर्मल करता रखता है, मेंटेन। है ना, नॉर्मल रखता है, मेंटेन करता है ब्लड के शुगर लेवल को। तो अगर ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो क्या होता है आपकी
आंखों पे, किडनी पे, है ना, इफेक्ट होने लगता है, एंड दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज डायबिटीज मिलेटस। ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है आपकी? डायबिटीज मिलेटस। उसके पहले एक छोटा सा स्टोरी सुन लो, ठीक है, एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगी तुम लोगों को। देखो, जब क्या हुआ था, डायबिटीज पहले एक बहुत बड़ी बीमारी समझी जाती थी, और उसके लिए क्या होता था, कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो था नहीं, तो क्या किया जाता था, सिर्फ डाइट कंट्रोल करवाई जाती थी। क्या किया जाता था? डाइट कंट्रोल करवाई जाती थी, क्योंकि ये समझ में आ गया कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो हम क्या कर दें, डाइट कंट्रोल कर दें, कि इतना ही खाएं कि ग्लूकोज लेवल ज्यादा नहीं बढ़ने पाए। तो जब बहुत डाइट कंट्रोल कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, डाइट कंट्रोल कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा मैम, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। अच्छा, और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, जो मिलनी चाहिए, वो मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, और बॉडी लेथार्जिक होती जाएगी। ठीक है, तो एक ही आएगा कि इसको डेथ सेंटेंस बोल दिया गया, कि अगर किसी को डायबिटीज हो गया, ये आपका अर्ली 90s की बात हो रही है, ठीक है, अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो अब उसको डेथ सेंटेंस बोल दिया गया, कि अब भाई डेथ हो जाएगी, क्योंकि ट्रीटमेंट कुछ है नहीं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक फ्रेडरिक करके साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, काफी सारे बच्चे जो थे उनको क्या हो रहा था, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा था, उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा था, ठीक है, तो ग्लूकोज लेवल बहुत हाई जा रहा था, और वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, लेथार्जिक हो रहे थे, उनका वेट जो था वो ड्रॉप हो रहा था। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, जो आपके कैटल्स होते हैं, ठीक है, कैटल से क्या किया इन्होंने, इंसुलिन, कैटल के इंसुलिन को क्या किया, ठीक है, कैटल से क्या किया, इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया, और उस इंसुलिन को क्या किया, उस बच्चे में दिया। तो क्या हो गया, जब स्टार्टिंग में किया तो कुछ एलर्जिक रिएक्शंस आ गए, क्या हुए, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस आ गए, फिर इन्होंने इसको और प्यूरिफाई किया, और प्यूरिफाई किया, ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, काफी सारा एक पूरा हॉल था जिसमें बहुत सारे बच्चे एडमिट थे और उनके पेरेंट्स बैठे हुए थे, और धीरे धीरे बच्चे जो थे वो क्या हो रहे थे, डायबिटिक कोमा में जा रहे थे, धीरे धीरे बच्चे क्या हो रहे थे, डायबिटिक कोमा में जा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इंसुलिन के इंजेक्शन प्यूरिफाई करने के बाद देने शुरू किए। ठीक है, जैसे ही वो लास्ट बच्चे के पास पहुंचे और उन्होंने इंजेक्शन दिया, वैसे ही पहला वाला जो बच्चा था वो क्या हो गया, उठ के बैठ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी क्या हुआ था, इंसुलिन पहुंच गया था और क्या कर रहा था, मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का शुरू करवा चुका था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले तो इंसुलिन की डिस्कवरी हुई कि हाँ इस तरह से ये इंसुलिन है और ये बॉडी में जाएगा तो ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। लेकिन अब देखो क्या हुआ, खोज तो हो गई, सारी चीजें हो गई, बायोटेक क्यों अप्लाई करना पड़ा, बायोटेक इसलिए अप्लाई करना बेटा पड़ा क्योंकि जब हम किसी भी कैटल से या पिग से, ठीक है, उनके लैंगरहंस आइलेट से इंसुलिन को निकालते हैं, उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन को निकालते हैं और ह्यूमन में इंजेक्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ आई, काफी सारे एलर्जिक रिएक्शन होने लगे। ठीक है, क्या होने लगे, काफी सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होने लगे। तो ये तो पता चल गया कि इंसुलिन देने से होगा, ये तो पता चल गया इंसुलिन देने से होगा, लेकिन जो एलर्जिक रिएक्शन आ रहे हैं उससे क्या करें, तो फिर क्या हो गया, तब यहाँ पे बायोटेक को इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहली चीज तो इंसुलिन है क्या आपका, इंसुलिन है क्या, क्या है इंसुलिन, पैंक्रियाटिक हार्मोन है। ठीक है, पैंक्रियाटिक हार्मोन है। दूसरा, ये क्या करता है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डिफिशियंसी अगर हो गई तो क्या कॉज हो जाएगा, डायबिटीज। ठीक है, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 आपकी दो तरीके की डायबिटीज मेलिटस पाई जाती हैं। ठीक है, ये पाया कहाँ जाता है, पैंक्रियाटिक हार्मोन है, लेकिन स्पेसिफिक इसका जो प्लेस है वो क्या होता है, बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, यहीं पे पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें ये बनना चाहिए सबसे। ठीक है, ये इसका स्पेसिफिक
प्लेस है, आपके आइलेट लैंगरहैंस के पैंक्रियाटिक डक्ट के बीटा सेल से रिलीज होने वाला हार्मोन है। ठीक है, अब देखो किया क्या गया इसको, सबसे पहला स्टेप क्या किया गया, इसको आइसोलेट किया गया। कहां से आइसोलेट किया गया? पेनक्रियाज ऑफ काउज एंड पिग। ठीक है, इंसुलिन फ्रॉम कैटल एंड पिग। ठीक है, कैटल एंड पिग से इसको क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया। और दिया कैसे गया, अब यहाँ पे भी ध्यान से सुनना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें, इंट्रावेनसली दिया गया। कैसे दिया गया? इंट्रावेनसली दिया गया, इंजेक्शंस लगवाए गए। अब ओरली क्यों नहीं दिया गया ये बताओ? ओरली भी तो दे सकते थे, जैसे पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, हम खा लें ऐसे सीधे। ठीक है, तो क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ब्लड ग्लूकोज नहीं, ये है क्या बेटा, एक हार्मोन है ना, हार्मोन आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, है ना, पता है हमको। हार्मोन क्या होते हैं हमारे, प्रोटीनिशियस होते हैं नेचर में। ठीक है, तो प्रोटीन है बेटा, प्रोटीन है तो हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। कौन सा होता है वो? पेप्सिन, है ना। अब जैसे ही वो देखेगा कि कोई प्रोटीन आया है तो उसको थोड़ी मतलब है कि ये ड्रग के तौर पे आया है, किसके तौर पे आया है, उसको तो बस ये दिखा कि ये प्रोटीन है, इट इज माय टारगेट, डाइजेस्ट करा देगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन हो गया तो भाई डिग्रेड हो गया हमारा प्रोटीन, अमीनो एसिड्स में टूट गया, तो क्या जो काम करने आया था वो काम करेगा क्या वो? नहीं। तो इसीलिए क्या दिए जाते हैं इंसुलिन के इंजेक्शंस आपका इंट्रावेनसली। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, नेवर गिवन ओरली। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो अभी क्या होगा यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ, ये दे तो दिया गया, लेकिन क्या हुआ, कुछ पेशेंट्स में क्या हो गया, एलर्जी कॉज हो गई। ठीक है, एलर्जी हो गई। तो अब ये आइडिया क्या हो गया आपका, आइडिया तो मिल गया कि ये दिया जाए, लेकिन सेलेक्टेड हुआ या रिजेक्टेड हो गया। ठीक है, तो अब क्या किया गया पाया गया कि भाई ये इंसुलिन पाया कहाँ जाता है। पहले तो ये पता लगाओ कि ये इंसुलिन है कहाँ। तो ये इंसुलिन जीन लोकेटेड कहाँ होता है, आपके क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ठीक है, इंसुलिन जीन पाया कहाँ जाता है आपका, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाने वाला जीन है। ठीक है, फिर और क्या देखा गया कि कैसे बना होता है ये आपका, तो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसकी। ठीक है, क्या होती है इसकी, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, एक होता है आपका ए चेन, ठीक है, दूसरा होता है आपका बी चेन। ठीक है, ए चेन और बी चेन, और तीसरा आपका होता है क्या, सी चेन। ठीक है, क्या होता है आपका, सी चेन, जो ए और बी को क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है, ये वाला चेन कौन सा हो गया, सी चेन हो गया। ठीक है, ए बी और सी। अब ये ए और बी के बीच जो बॉन्ड्स बनते हैं वो हमारे बनते हैं कौन से, डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है बेटा, आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ। ये पाया गया कि जब ये इस कॉन्फॉर्मेशन में पॉलीपेप्टाइड, 3 पॉलीपेप्टाइड का ये जो चेन पाया जाता है आपका, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। ये कैसा होता है आपका, इनएक्टिव होता है। ठीक है, प्रो इंसुलिन बोला गया इसको। ठीक है, प्रोएक्टिव है। अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में, अभी ये कोई वर्क नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या होता है यहाँ पे, इसकी ये दोनों चेन सेपरेट हो जाती है। ठीक है, इसकी ये दोनों चेन क्या हो जाएगी आपकी, सेपरेट हो जाएगी। वैसे ही ये क्या हो जाएगा आपका, एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। वैसे ही ये क्या आ जाएगा आपका, एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो सी चेन जैसे ही आपकी क्या हो गई, अलग हो गई, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये जो ए और बी वाला पोर्शन, इसको क्या माने अब हम, एक्टिव इंसुलिन मानेंगे। ठीक है, पहले ये क्या था आपका, इनएक्टिव था, अभी ये क्या हो गया,
एक्टिव फॉर्म में हो गया। तो क्या पता लगा इससे, ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये जो था आपका क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में था अभी तक। तो ये पाया गया एक्टिव फॉर्म में केवल ये दोनों चेन इन्वॉल्व हैं। बस ये पता चला यहाँ से कि एक्टिव फॉर्म में हमारी किन किन चेन की जरूरत है आपको, ए और बी। बाकी सी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इनएक्टिव पार्ट का हिस्सा है। तो चलो इतना पता लगा लिया गया। तो अभी क्या किया गया, एक अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, ठीक है, आपकी एक अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, इन्होंने क्या किया गया, इसको सिंथेसाइज करवाया, ठीक है। क्या किया इसको, ये अमेरिकन कंपनी थी, नाम क्या था इसका, एली लिली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सिंथेसाइज करवाया किसको, अब इनको पता है सी को सिंथेसाइज करवाने का कोई मतलब है क्या, सी को सिंथेसाइज करवाने का कोई मतलब है क्या, नहीं। तो इन्होंने किसको सिंथेसाइज करवाया, ए वाली चेन को और बी वाली चेन को, ठीक है। किसको सिंथेसाइज करवाया इन्होंने, सिंथेसाइज चेन ए एंड चेन बी, क्योंकि सी का तो कोई मतलब है नहीं, वो इनएक्टिव का फॉर्म है, ठीक है। बाय किसके थ्रू करवाएंगे, अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग करवा दी, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं आपके किससे मिलके बने होंगे, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग करा दी, क्योंकि कोई भी प्रोटीन जो होता है क्या होता है, अमीनो एसिड के स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना, आई रही बात समझ में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मेथियोनिन, आर्जिन, लाइसिन ऐसे करके बनते हैं ना सीक्वेंस। तो इन्होंने स्पेसिफिक देखा कौन से अमीनो एसिड से मिलके बने हुए हैं ये, उनकी सीक्वेंसिंग कराई, सिंथेसाइज करवा लिया, ठीक है। अब जब ये सिंथेसाइज करवाया तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने लिया आपका चेन ए और क्या लिया यहाँ पे, चेन बी, और इन दोनों से क्या प्रोड्यूस करवा लिया, एमआरएनए। क्या प्रोड्यूस करवा लिया, एमआरएनए, ठीक है। चेन ए का भी एमआरएनए बन गया और चेन बी का भी एमआरएनए बन गया, ठीक है, दोनों के एमआरएनए बन गए। अब क्या करेंगे, इस एमआरएनए से बनवा लेंगे क्या, हमारा सीडीएनए, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस चल रही है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे इस डीएनए को, क्योंकि अब हमको चाहिए बेटा लार्ज स्केल पे चाहिए, कैसे चाहिए, ये लार्ज स्केल पे चाहिए, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे क्या करेंगे हम, अपना ले ले इकोलाई ले ले और उसमें PBR 322 की हेल्प से इसको ग्रो करवा ले, यस मैम, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करवा लें इसको, दोनों पॉलीपेप्टाइड की चेन को अलग अलग। यहाँ पे भी सेम यही आपका प्रोसेस होगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, इससे क्या बनेगा आपका, काफी सारे अमाउंट में चेन ए, और इससे क्या बनेगा आपका, चेन बी बन गया। चेन ए और चेन बी का सिंथेसाइज करवा लिया हमने। अब क्या होगा, अब इन दोनों को लाइगेशन देंगे, ठीक है, दोनों चेन बन गए और इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। इनको क्या कर दिया जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से बेटा ऐड हो गए तो किस फॉर्म में आ गए, एक्टिव फॉर्म में आ गए। अब इनसे क्या बनेगा आपका, एक्टिव इंसुलिन। क्या बना यहाँ पे, एक्टिव इंसुलिन बन गया एक्टिव इंसुलिन। अब ये एक्टिव इंसुलिन का क्या कहलाया बेटा, आपका ह्यूम्युलिन, ठीक है, ह्यूमंस के लिए बनाया गया ना, तो इसका नाम क्या दे दिया गया, ह्यूम्युलिन। और ये ह्यूम्युलिन बना किससे, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। किससे बना है आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। आ रही है बात समझ में यहाँ तक की प्रोसेस, यस मैम, ठीक है। अभी देखो फिर से एक आया नेक्स्ट आपका, ये इंसुलिन समझ में आ गया क्या किया था, प्रोएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में चेंज करके केमिकली सिंथेसाइज करवाया गया उसको, ठीक है, अमीनो एसिड सीक्वेंसेस करवाई गई, फिर क्या किया गया, उसको ट्रांसफॉर्म करवाया गया और फिर प्रोडक्ट बना के क्या कर दिया गया, एक्टिव इंसुलिन बना दिया गया और उसका नाम क्या दे दिया गया, ह्यूम्युलिन, ठीक है। मार्केट में उसको डाल दिया गया मार्केटिंग के लिए। फिर आता है हमारा जीन थेरेपी। तो बताओ जीन थेरेपी नाम सुन के क्या लग रहा है, थेरेपी दी जा रही है, क्या दी जा रही है, कोई सी भी थेरेपी दी जा रही है विद द हेल्प ऑफ जीन। मतलब थेरेपी दी कहाँ जा रही है आपके, बेसिकली जीन में दी जा रही है, ठीक है।
तो कह सकते हैं कि जो आपका डिफेक्टेड जीन होगा, ठीक है, डिफेक्टेड जीन होगा मतलब, या फिर एब्सेंट जीन होगा जो प्रोडक्ट ना बना रहा हो, ठीक है, डिफेक्टेड या फिर एब्सेंट जीन। अगर हम देखें कि कहीं पे कोई ऐसा डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, या ऐसा प्रॉब्लम अराइज हो रहा है जो डिफेक्टेड जीन है वहां पे, या फिर क्या है आपका जीन एब्सेंट है, एब्सेंट होगा तब भी क्या होगा, आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करा दें, ठीक है, जो डिफेक्टिव जीन है या फिर एब्सेंट जीन है उनको क्या करा दें, हम रिप्लेस करा दें, ठीक है। यहाँ ऐड करो रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन या फिर एब्सेंट जीन इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। ये क्या कहलाएगा आपका, जीन थेरेपी, ठीक है। जीन में क्या करी हमने, जीन को इंसर्ट करवाया या फिर क्या करवा दिया, यहाँ से इसको जो डिफेक्टिव जीन था ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा जीन डाल दिया कि वहां पे प्रोडक्ट सही से बनने लगे। अब देखो इसका जो एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया था वो एक 4 साल की बच्ची में किया गया था, ठीक है। इसको जब सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल जो दिया गया था वो क्लिनिकल ट्रायल दिया गया था एक 4 years ओल्ड गर्ल में, ठीक है, 4 साल की एक बच्ची थी। इसमें क्या देखा गया कि जो 4 साल की बच्ची है इसमें एक डेफिशिएंसी हो गई है। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे एडीए का जो जीन है वो एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ क्या पाया गया कि ये जो 4 साल की बच्ची है इसमें एडीए क्या होता है, आपका जो जीन है एडीए का वो क्या है, जीन ऑफ एडीए इज एब्सेंट। एडीए है क्या आपका एडिनोसिन डी एमिनेज, ठीक है, ये है क्या आपका एडिनोसिन डी एमिनेज, ठीक है, ये है क्या आपका एडीए क्या है, एडिनोसिन डी एमिनेज, ठीक है। ये जीन नहीं पाया जाता, मतलब ये एंजाइम यहाँ पे नहीं बनता। अब ये जो एंजाइम है ये करता क्या है, ये एंजाइम आपका वर्क करता है मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये काम क्या करता है आपका बेटा, मैचुरेशन करवाता है किसका, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स का क्या करवाएगा, ये मैचुरेशन करवाएगा, ठीक है। तो एडीए बनेगा तो क्या करवाएगा, टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन कराएगा। टी लिम्फोसाइट्स क्या है, हमारी इम्यून सेल होती हैं, ठीक है। अगर ये मैच्योर होंगी तो जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो वहां पे फाइट करती है, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म देती हैं। अगर ये टी लिम्फोसाइट मैच्योर ही नहीं होंगी तो क्या डिफेंस सिस्टम अराइज होगा, अगर कोई भी बाहर का पैथोजन आ गया, फॉरेन पैथोजन आया, तो क्या ये जीन आप मतलब ये जो टी सेल नहीं होंगी तो क्या वहां पे डिफेंस सिस्टम चलेगा, ये बताओ। नो मैम। चलेगा नहीं होगा, ठीक है। तो इस बच्ची का इम्यून सिस्टम अफेक्टेड हो गया। इस बच्ची का क्या अफेक्टेड था, इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या हो गया यहाँ पे, अफेक्टेड हो गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इसको एक बड़ा सा बबल था उसके अंदर रखा जाता था और डॉक्टर्स क्या करते थे, इस तरह से बस वहां पे थोड़ी सी जगह थी कि हाथ बस डाल के ग्लव्स पहन के कुछ भी ट्रीटमेंट देते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि चलो अभी तो छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती तो क्या होता, बाहर कहीं ना कहीं निकलेगी, लोगों से मिले जुलेगी, है ना, कॉलेज जाएगी, स्कूल जाएगी, ये सारी चीजें होंगी, तो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। अब टी सेल तो बन नहीं रही है, इन्फेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, किसी ना किसी इन्फेक्शन से उसकी डेथ हो जाएगी। लाइक एचआईवी में भी तो यही होता है। एचआईवी से कोई नहीं, जो भी लोग एचआईवी से आपके इन्फेक्टेड होते हैं तो वो वायरस नहीं किल करता बेटा, उनको वायरस बस क्या करता है, जो आपकी टी लिम्फोसाइट्स होती है ना, टी सेल्स को जाके टीएच सेल्स को पूरी तरीके से टी हेल्पर सेल्स को डैमेज कर देता है, ठीक है। अब टी हेल्पर सेल्स डैमेज हो गए तो आपका क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। अब नॉर्मली हमको कभी खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, हम बाहर निकल रहे हैं, 1000 पैथोजन से हम डेली आमने सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम है तो हम क्या करते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं उसको। लेकिन जब इम्यून सिस्टम ही नहीं है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। मान लो कोल्ड होगा, वही कोल्ड लंबे टाइम तक चलेगा तो निमोनिया हो जाएगा, फिर और लंबे टाइम तक चलेगा तो हमारे लंग्स को पूरी तरह से इफेक्ट करेगा और फिर क्या हो जाएगा, एटलीस्ट डेथ हो जाएगी। तो एचआईवी में भी तो यही चीजें होती है ना। तो यहाँ पे भी ये जो एडीए नहीं बन रहा है वो क्या करता है, एडीए आपका मैचुरेशन कराता है टी लिम्फोसाइट्स का। तो अब क्या होगा, टी लिम्फोसाइट्स क्या हो जाएंगे आपके मैच्योर नहीं होंगी, ठीक है। टी लिम्फोसाइट क्या हो जाएंगी आपकी, मैच्योर नहीं होंगी, ठीक है।
तो अगर ये मैच्योर नहीं होंगी तो ये एक डिसऑर्डर कहलाएगा। इफ टी लिम्फोसाइट इज नॉट मैच्योर तो ये क्या करेगा, कॉज अ डिसऑर्डर। ठीक है, एक डिसऑर्डर कॉज कर देगा। कौन सा, कॉल्ड एज, इस डिसऑर्डर का नाम दिया गया स्किड, इसका नाम याद कर लेना। ठीक है, इस डिसऑर्डर का नाम दिया गया स्किड। स्किड क्या है आपका, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, इम्यूनोडिफिशियंसी। क्लियर है ये, क्या कर रहा है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी स्किड। तो इस बच्ची को प्रॉब्लम क्या थी बेटा, स्किड की प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी इस बच्ची को, स्किड की प्रॉब्लम थी। और ये स्किड की प्रॉब्लम कैसे जनरेट हुई, क्योंकि इसकी बॉडी में क्या नहीं बन रहा था, एडिनोसिन डीएमिनेज। क्या नहीं बन रहा था, एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बन रहा था। तो भाई बात आई कि ट्रीटमेंट्स दे देते हैं। क्या बात आई कि ट्रीटमेंट्स दे देते हैं। ठीक है, तो दिमाग लगाया गया कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स दे दें। एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बन रहा है तो क्या करें, तो हम क्या करें, एंजाइम बना के डाल दें। ठीक है, पहला तो यही दिमाग में आएगा ना कि एंजाइम नहीं बन रहा है तो क्या करें, जैसे इंसुलिन दे रहे थे वैसे ये भी दे दें। तो क्या कर दें, एंजाइम रिप्लेस थेरेपी यूज कर लें। ठीक है, पहला तो दिमाग में क्या आया कि एंजाइम रिप्लेस थेरेपी यूज कर लें। ठीक है, चलो यूज कर लिया। ठीक है, यूज भी कर लिया, लेकिन एक बात बताओ, जब ये ईआरटी यूज करेंगे तो क्या होगा, आपका एंजाइम है, ठीक है, जाएगा काम करेगा और फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर से चाहिए, ठीक है, फिर से चाहिए, फिर से चाहिए, बार बार चाहिए, तो कितनी बार दे, तो फिर ये तो बार बार देना पड़ेगा। तो क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है, इज इट अ परमानेंट सॉल्यूशन, नहीं, ये परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। तो ये कर तो सकते थे, लेकिन ये क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था तो फिर और दिमाग लगाया गया, फिर कहा गया चलो अच्छा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते। क्या कर देते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो भाई बढ़िया, ये अपना क्या करेगा, ये वाला जो डिफिशियंट था वो बनाता रहेगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई, वही प्रॉब्लम आई कि यहाँ रिजेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, बोन मैरो के लिए हमको बहुत स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म चाहिए कि जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और जिसमें कर रहे हैं वो चीजें क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अगर कॉम्पिटेंट नहीं होगी तो रिजेक्शन हो जाएगा, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्रीटमेंट तो मिलेगा नहीं, और पता चले अगर गलत हो गया तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी एक टेम्पररी भी सोल्यूशन था, और क्या था, थोड़ा सा क्या था, हाई कॉस्ट का भी था और आपका रिस्की भी था। तो इन्होंने क्या बोला कि चलो जीन ट्रांसफर करा देते हैं। क्या करा देते हैं, यहाँ पे जीन ट्रांसफर करा देते हैं। ये जो आपका एडीए का जीन है यही ट्रांसफर करा दो। ठीक है, एक बार बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, अपना बनाता रहेगा एंजाइम, दिक्कत ही खत्म। तो इन्होंने क्या किया, जो ये स्किड कप की पेशेंट थी, ठीक है, स्किड जो पेशेंट थी आपकी 4 years ओल्ड गर्ल, उससे क्या किया गया, इसको आइसोलेट किया गया, इसकी लिम्फोसाइट। किसको आइसोलेट किया, यहाँ पे आइसोलेट लिम्फोसाइट्स। इसकी बॉडी से क्या निकाल लिया, लिम्फोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स निकाला गया। ठीक है, अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स थी यहाँ पे, ठीक है, अब इसमें इन्होंने बोला कि हमारा जो डिजायर्ड वाला जीन है, उस डिजायर्ड वाले जीन को क्या करा दो भाई, इंजेक्ट करवा दो यहाँ पे। ठीक है, डिजायर्ड वाले जीन को क्या करा दो, यहाँ पे इंजेक्ट करवा दो। कैसे कराएंगे बेटा, ये कैसे होगा ये ट्रांसफर, बता दो जल्दी से मुझे। रेट्रोवायरस, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन, डायरेक्ट आपकी सेल में जाएगा ना। डब्ल्यूबीसी की सेल लिया, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में क्या करा दे हम, किसके जीन को इंट्रोड्यूस करा दे, हमारा यहाँ पे जीन कौन सा है हमारा, ठीक है, जीन ले लिया हमने, कौन सा हमारा फंक्शनल जीन। कौन सा फंक्शनल जीन ले लिया, किस चीज का, ठीक है, फंक्शनल जीन ले लिया किसका, एडीए का। ठीक है, फंक्शनल जीन ले लिया किसका, एडीए का। ठीक है, और इस फंक्शनल जीन को कहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया गया बेटा, इसके लिम्फोसाइट सेल में। कहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया गया, लिम्फोसाइट सेल में। ठीक है, बढ़िया, सक्सेसफुली डन हो गया एक्सपेरिमेंट। अब क्या करें,
ठीक है इसको, और ये प्रोसेस कैसे हुई आपकी, इन विट्रो कल्चरिंग करा दे इसकी, ठीक है इन विट्रो कल्चरिंग करा दे, ठीक है इन विट्रो हो रही है प्रोसेस, ये सेल निकाला, आइसोलेट किया है ना सेल, और फिर माइक्रो इंजेक्शन से डाला, इन विट्रो प्रोसेस हो रही है। अब हमारे पास एक सेल आ गई जिसमें क्या है, हमारा फंक्शनल जीन भी है, इसको वापस ले जाए और कहाँ इंट्रोड्यूस करा दे, इसके Bone marrow. पेशेंट में, ठीक है करा दे। लेकिन एक बात बताओ मुझे, ठीक है यहाँ पे करा तो दिया, इसकी सेल निकाली और डाल दिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये सक्सेसफुली ठीक भी है, हो भी गया, जीन ट्रांसफर भी हो गया, लेकिन एक बात सोचो जरा लाइफ स्पेन की, जो आपका लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके लाइफ स्पेन तो बहुत कम होते हैं, ठीक है आपका 2 वीक्स तक चलेगा मैक्सिमम। अब 2 वीक के बाद क्या करेंगे, 2 वीक तक तो बढ़िया एंजाइम बन गया, ठीक है 2 वीक तक तो एंजाइम बना, टी सेल मैच्योर होती थी, लेकिन उसके बाद क्या क्या ये परमानेंट सोल्यूशन था आपका, ये तो इसका लाइफ स्पेन ही बहुत छोटा है। तो क्या हर बार हर 2 वीक पे ये ट्रीटमेंट करते रहेंगे, इतना कॉस्टली, और इतना जो आपका एक तो कॉस्टली बहुत होते हैं सारी चीजें, और दूसरा मेहनत वाला काम है, ठीक है और ये भी है ना कि आपका रिजल्ट आना चाहिए 100%। तो इसको बार बार थोड़ी करेंगे कि हर बार WBC निकाल रहे हैं हर 2 वीक पे और हर 2 वीक पे डाल रहे हैं, तो इज इट अ परमानेंट सोल्यूशन, क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है, क्या है, No मैम. ठीक है तो ये क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया यहाँ पे, इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, ये भी परमानेंट नहीं है आपका, क्यों नहीं है परमानेंट सोल्यूशन, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ड्यू टू क्या होगा आपका शॉर्ट लाइफ स्पेन, What life ठीक span है of शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ व्हाट, लिम्फोसाइट, ठीक है WBC का लाइफ स्पेन ही बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है तो कोई मतलब ही नहीं है कि इतना मेहनत करे, तामझाम करे, और उसके बाद क्या हो जाए, रिजल्ट क्या आ जाए आपका, एकदम से कुछ आए ही ना, ठीक है आ रही है बात समझ में। तो ये जो तीनों मेथड लिए हमने, ये तीनों मेथड ये फेल क्यों हो गए, है तो मेथड, लेकिन ये क्या है आपके टेम्पररी है, ये क्या है आपके टेम्पररी सोल्यूशन, ठीक है टेम्पररी सोल्यूशन है। तो हमको तो कुछ ऐसा हाईली चाहिए जो क्या हो आपका परमानेंट सोल्यूशन है, ठीक है हमको तो कुछ ऐसा चाहिए जो क्या हो जाए हमारा परमानेंट सोल्यूशन है। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि अगर हम जीन थेरेपी करा दें, कहाँ किस स्टेज में करा दें, एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टेज में करा दे, ठीक है जीन थेरेपी कब करा दें, हाँ बोलो बेटा कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ कह रहा था क्या, जीन थेरेपी करा दें कब, इन एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है या आपकी एम्ब्रियोनिक सेल में करा दें, कहाँ करा दें, एम्ब्रियोनिक सेल्स में करा दें, ठीक है जीन थेरेपी कहाँ करा दिया बेटा, एम्ब्रियोनिक सेल्स में करा दिया, तो अब क्या हो जाएगा जीन थेरेपी जब एम्ब्रियोनिक सेल्स में करा दिया तो, और एम्ब्रियोनिक सेल्स में क्या करें, कैसे करा दें। अब ये भी एक क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ कि ये कैसे पता चले स्किड का पेशेंट है या नहीं है, या कोई प्रॉब्लम उसको है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे हम, प्रीनेटल डायग्नोसिस करेंगे, क्या करेंगे, ये भी आपका बायोटेक का एक एप्लीकेशन है, क्या करेंगे प्रीनेटल डायग्नोसिस, जो आपका एम्ब्रियोनिक फ्लूइड होता है उसको चेक किया जाता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम तो अराइज नहीं हो रहा है, जो एम्ब्रियो बन रहा है ये फुली डेवलप बन रहा है या नहीं, इसको कोई डिफिशियंसी तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। अब हमने प्रीनेटल डायग्नोसिस में ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में पा लिया कि भाई ये दैट प्रॉब्लम हैज अराइज्ड, ये प्रॉब्लम इसको आ चुकी है, यहाँ पे एडीए नहीं बन रहा, ठीक है आपका एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बन रहा। तो जब नहीं बन रहा है, तो जब ये बेबी की बर्थ होगी तो क्या होगा, यहाँ पे इसको स्किड होने के चांसेस हैं। तो हम क्या करें, जो हमारा ये डिजायर्ड जीन है इसको एम्ब्रियोनिक सेल में ही ले जा करके क्या कर दे, इंसर्ट करवा दे। तो जीन थेरेपी कहाँ दे दे बेटा, आपकी एम्ब्रियोनिक सेल में, ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है क्या हो जाएगा ये आपका परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि अब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे काम हुआ है, तो अब ये लाइफ टाइम चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा लाइफ टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा दिया, प्रीनेटल डायग्नोसिस, क्या कराएंगे पहले, ठीक है प्रीनेटल डायग्नोसिस करेंगे, आफ्टर दैट क्या करेंगे आपका जीन इंट्रोड्यूस करवा देंगे, कहाँ किस स्टेज पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है क्यों एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करा रहे हैं ये बताओ, हम क्योंकि परमानेंट
अब ये परमानेंट रह जाएगा। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला आपका कि कोई भी प्रॉब्लम अराइज होगी, ठीक है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया। अब बढ़िया से क्या हो गया, अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में चला गया है वो, ठीक है जी। अब क्या करेगा, सिंथेसिस करवाएगा हमेशा लाइफ टाइम, ठीक है, सिंथेसिस करवाएगा। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस यहाँ पे करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसे थोड़ी पता है कि कुछ भी है। तो क्या किया जाता है, जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उससे क्या किया जाता है, आपका प्रीनेटल डायग्नोसिस की जाती है। एमनियन होता है ना, पढ़ा होगा Yes, ma'am. रिप्रोडक्शन में, यस मैम। है ना। तो वहां से क्या लिया जाता है, फ्लूइड लिया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, उससे चेक किया जाता है कि क्या सारी चीजें सही है या नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ताकि क्या हो जाए, जो इंडिविजुअल हो, जो प्रोजेनी हो, वो कैसी हो आपकी, हेल्दी प्रोजेनी हो, ठीक है। तो क्या क्या चीजें अभी हम लोगों ने की हैं आज, क्या क्या चीजें की हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन में क्या क्या देख लिया हमने, पहले तो बीटी कॉटन बनाया, ठीक है, सबसे पहले तो बीटी कॉटन बनाया था। फिर क्या किया था आपका, बायो इंसेक्टिसाइड बनाया, और फिर बायो पेस्टिसाइड बनाया हमने, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस करके। फिर आरएनए इंटरफेरेंस करके ही क्या बनाया हमने, फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया। क्या बनाया हमने यहाँ पे, फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है। और क्या क्या किया यहाँ पे, राइपनिंग हो जाती थी एक्स्ट्रा, किसकी वजह से, पॉलीगैलेक्टो यूरेनेस की। तो इसको क्या कर दिया, यहाँ से आरएनए इंटरफेरेंस करवा दिया, इसका एमआरएनए जो बन रहा था उसमें इंटरफेयर कर दिया, तो ये वाला प्रोटीन नहीं बना। जब ये नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा राइपनिंग नहीं होगी, एक्स्ट्रा राइपनिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, शेल्फ लाइफ अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर आया दिमाग में कि क्यों ना न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहेंस किया जाए, ठीक है। तो क्या किया गया, गोल्डन राइस बनाए गए। क्या किया गया, राइस के अंदर डाल दिया गया बीटा कैरोटीन का जीन, डैफोडिल से जीन निकाला गया बीटा कैरोटीन का, और डाल के इसमें दिया गया, आपके राइस के प्लांट में डाल दिया गया, और उसने क्या बना लिया, विटामिन ए बना लिया, ठीक है, विटामिन ए एनरिच्ड राइस बना लिया। और ये राइस किस कलर के होंगे बेटा, किस कलर के होंगे ये राइस, गोल्डन, पेल येलो कलर के होंगे, ड्यू टू बीटा कैरोटीन, क्योंकि बीटा कैरोटीन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो येलो कलर का बनेगा। इज इट क्लियर। और ये बीटा कैरोटीन का जीन राइस के अंदर डालेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ एक्रोबैक्टीरियम, ठीक है। प्लांट की बात आएगी तो एक्रोबैक्टीरियम से ही डालना है, ठीक है। फिर आया एक एंटी कोगुलेंट विच नेम्ड एज हिरुडिन, ठीक है। अब ये हिरुडिन पाया कहाँ गया, देखा गया कि मेडिसिनल जो लीचेस होती है उनके सलाइवरी ग्लैंड में कुछ ऐसा है जो एंटी कोगुलेंट है, ब्लड को जमने ही नहीं देता, ठीक है, ब्लड को क्या करता है, लिक्विड स्टेज में रखता है। तो इन्होंने क्या कर दिया, केमिकली सिंथेसाइज्ड करवाया पहले हिरुडिन को, और इंसर्ट कहाँ करवा दिया इसको, ब्रासिका नेपस में, ठीक है। अब क्योंकि ये प्लांट में है, ये भी एक प्लांट है, तो क्या करेंगे, ये भी एक प्लांट है, तो बाय एग्रोबैक्टीरियम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर जीन डाल देंगे, और फिर इसके सीड्स जब जर्मिनेट होंगे, सॉरी जब रिप्रोडक्शन के बाद, आपका फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स का फॉर्मेशन होगा, तो उन सीड्स में क्या बन जाएगा, आपका हिरुडिन रहेगा। उस सीड्स में क्या रहेगा, आपका हिरुडिन। उसको आइसोलेट और प्यूरिफाई करेंगे और एज ए एंटीकोगुलेंट यूज कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर मेडिसिन में यूज किया गया, तो मेडिसिन में एक क्या बनाया गया, आपका इंसुलिन। क्या बनाया गया, इंसुलिन। पैंक्रियाटिक हार्मोन है, कहाँ पाया जाता है, आपका बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो प्रॉब्लम जो अराइज होगी विच इज कॉल्ड एज डायबिटीज मिलेटस, ठीक है, डायबिटीज मिलेटस हो गया। दैट मीन्स ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है, वो ब्लड से ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, कम नहीं हो रहा, ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो क्या करेंगे, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे दो थोड़ा सा, ये बताओ कि जैसे ब्लड में ग्लूकोज रहता है, हमने कुछ खाया, ठीक है, कुछ लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, काफी वॉक कर रहे हैं या कुछ एक्सटेंसिवली वर्क कर रहे हैं, तो वो तो खा रहे हैं, तो उनका ग्लूकोज क्या हो जाएगा, यूटिलाइज होगा एनर्जी में, एज एनर्जी सोर्स, यही होता है ना। लेकिन नहीं कर रहे हैं, हमने खाया खाना पीना और खा के बस लेट गए, तो बस ब्रीदिंग में जो मेटाबॉलिज्म में लग रहा है, उसके अलावा ज्यादा एनर्जी तो लग नहीं रही, तो ग्लूकोज है, ठीक है। तो वो ग्लूकोज बाद में किस में सेव हो जाता है आपका, मैम एज अ ग्लूकोज ही रहता है, मैम ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में, ठीक है, किस में चेंज हो जाता है आपका, ग्लाइकोजन में,
ठीक है, और कहाँ पे होगा, मैम लीवर में। है ना, लीवर में क्या हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन। और जब हमको क्या होता है, हम फास्टिंग वगैरह की कंडीशन में रहते हैं या एक्सेसिवली कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो जब हमको इंस्टेंट ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, कुछ नहीं खाया पिया होता, तो क्या होता है, फिर से ये ग्लाइकोजन किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, आपके ग्लूकोज में, है ना, किस में हो जाता है, ग्लूकोज में हो जाता है, और हम एनर्जी ले लेते हैं। प्रोसेस इज मैम ग्लूकोनियोजेनेसिस। यस, द प्रोसेस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और नाम तन्वी रिप्लाई दे रही है ना शायद, वेरी यस गुड मैम। तन्वी, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसुलिन आता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल पे वर्क करता है, और ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। अब है ही नहीं तो मेंटेन नहीं होगा, तो क्या किया यहाँ पे, कैटल और पिग से जो इंसुलिन था वहां से क्या कर दिया गया, इंसुलिन को आइसोलेट किया गया और इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, कहाँ, इंट्रावेनसली किसी भी ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट्स को कॉज हो गई एलर्जी, ठीक है, कुछ पेशेंट्स को कॉज हो गई एलर्जी, ठीक है। तो एलर्जी जब कॉज हो गई तो देखा गया कि ये कर तो सकते हैं लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। प्रॉब्लम अगर किसी को अराइज हो गई तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी कम होने की जगह, ठीक है। ओरली क्यों नहीं दिया जाएगा, ओरली क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये है एक आपका हार्मोन, एंड हार्मोन इज प्रोटीनिशियस इन नेचर, और जैसे ही हमारी बॉडी में गया, इंटेस्टाइन में गया, पेप्सिन इसको डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट होने के बाद ये अपना काम नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई इंट्रावेनसली दिया जाता है। क्लियर है ये इतना, ठीक है। क्रोमोसोम 11 पे पाया जाता है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, और जब रिसर्च की गई तो देखा गया कि इसमें 3 चेन पाई जा रही, ए बी एंड सी। ए एंड बी इज इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। जब इनको देखा गया एक्टिव स्टेज में तो क्या पाया गया कि ए एंड बी इज स्टिल इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, बट जो आपका सी चेन है वो क्या है, आपका अलग हो जाता है, ठीक है। सी चेन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। तो सी चेन की कोई जरूरत है क्या, सी चेन की कोई जरूरत है क्या, नो मैम। नहीं है, ठीक है। तो हमको ये पता लग गया कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे ये एक आपका इंसुलिन पाया जाता है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का है, और इसपे 2 चेन एक्टिव है। तो जब ये पता चला 2 चेन एक्टिव है तो दिमाग क्या लगाया गया, जब 2 ही चेन का काम है तो इजी है, 2 चेन बनवा लेते हैं, इसकी अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग करवा लेते हैं, और ऐसे ही 2 चेन बना के उसका एमआरएनए बना लिया, और उससे क्या बना लिया, सीडीएनए, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस किया, और क्या किया गया, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया इस डीएनए को सेल में, और फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो आपकी चेन बनी, ठीक है, जो ये चेन बनी उससे क्या करवाया गया, उसको एक्टिव फॉर्म की इंसुलिन में चेंज कर दिया गया, और इसका नाम क्या दे दिया गया, हिम्यूलिन। क्या नाम दे दिया गया इसका, हिम्यूलिन नाम दे दिया गया, ठीक है। क्लियर, यस मैम। ठीक है। फिर आते हैं जीन थेरेपी पे, तो रिप्लेस कर दो भाई डिफेक्टिव जीन या किसी भी एब्सेंट जीन को, जीन थेरेपी हो जाएगी। जीन को थेरेपी कर रहा है, जीन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, जीन पे वर्क कर रहा है। तो क्लिनिकल ट्रायल किस में दिया गया बेटा, स्किट की एक पेशेंट थी, ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी की, 4 years ओल्ड एक गर्ल थी, ठीक है। उसमें देखा गया कि एडीए का जो एंजाइम है वो नहीं बन रहा है, एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, जो कि काम क्या करता है, आपका मैचुरेशन करवाता है टी लिम्फोसाइट में, मैचुरेशन करवा रहा है किसमें, टी लिम्फोसाइट में। और क्या किया गया उसको, टी आप लास्ट में क्या किया गया कि अगर यही एंजाइम हम डाल दें किसमें, एम्ब्रियोजेनिक कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक सेल में डाल दे प्रीनेटल डायग्नोसिस के बाद, तो क्या हो जाएगा, आपका जीन बनने लगेगा, ठीक है, आपका जीन रिप्लेस हो जाएगा, और अभी क्या बनाएगा, आपका एक्टिव वाले साइट्स बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, आपके एक्टिव वाला जो जीन है वो बनाएगा, ठीक है। क्लियर, अब बताओ, Yes. क्लियर है इतना ये सब, किसी को Yes, कोई ma'am. डाउट, नो मैम। ठीक है। कल नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर ना, Yes, ma'am. बाय बच्चा। Thank you, ma'am.